नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में अपन ने बात की थी ठोस अवस्था की। अपन जो स्टार्ट किया था चैप्टर ठोस अवस्था, उसमें अपन ने बात की थी बेटा सबसे पहले ठोस की परिभाषा, उसके बाद बात की थी ठोस के गुणधर्म। वापिस एक बार बात कर रहा हूँ ठोस की कि ठोस किसे कहते हैं। तो अपन ने बात की थी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है तथा अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, उसको अपन ने नाम दिया था ठोस अवस्था। उसके बाद अपन ने बात की थी ठोस के गुणधर्म की। तो अपन ने बात की थी ठोस के गुणधर्म में पहला गुणधर्म अपन ने बात की थी कि ठोस का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। उसके बाद अपन ने बात की थी ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। और उसके बाद अपन ने बात की थी कि ठोस के कण गति नहीं करते हैं, केवल दोलन गति या जिसको अपन बात करते हैं कंपन गति करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि इनके सभी के आगे क्यों लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन बना के और उनके आंसर मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिए होंगे और आपने जो अपन ने कल पढ़ा था वो नोट जो है वो तैयार किए होंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने तैयार नहीं किए। तो मैं आज फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये वीडियो कंटिन्यू चलेंगे, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो चलेगा और वो टॉपिक वाइज ही रहेगा चैप्टर में। तो आप लोग जो है उसके नोट से जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करें ताकि मैं और अधिक एनर्जी के साथ जो है नए वीडियो आपको अवेलेबल करवा सकूं। तो चलते हैं आगे। आज कल अपन ने लास्ट में टॉपिक छोड़ा था ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण अपन ने बात की थी ठोसों के वर्गीकरण की। तो अपन ने बात की थी कि ठोसों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। यदि उसमें अपन पहले आधार की बात करें कि ठोसों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है वो उसके बेसिस दो थे। उसमें से यदि अपन बात करें तो अपन ने पहले बात की थी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यदि अपन बात करें पहले की, तो अपन बात कर रहे हैं पहला वर्गीकरण का जो आधार रहेगा वो क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। दूसरा यदि अपन बात करें तो दूसरा अपने पास है अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, बल के आधार पर यदि अपन बात करें तो वापस बता रहा हूं मैं ठोसों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। यदि अपन पहले आधार की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा यदि अपन बात करें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। तो अपन यदि बात करें इनमें से एक टॉपिक लेते हैं पहले अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। पहला यदि अपन बात करें तो अपन ने बात कर रहे हैं अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। यदि अपन बात करें तो इसमें जो ठोस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बेटा, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। अब अपन बार बार अवयवी कण वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका अवयवी कण की यदि अपन बात करें कि अवयवी कण कहते किसे हैं सर, तो जिन कणों से वो मिलकर बना हुआ है। क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। अवयवी कण क्या हो सकता है बेटा, या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या क्या है, आयन हो सकता है। उनके मध्य आकर्षण बल किस प्रकार का होगा और उस आकर्षण बल के आधार पर यदि अपन बात करें तो जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला यदि मैं बात करूं, पहला ही प्रकार है मेरे पास, उस ठोस का नाम है बेटा आणविक ठोस। कौन सा ठोस है बेटा, आणविक ठोस। दूसरा यदि अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं आयनिक ठोस। कौन सा ठोस है बेटा,
आयनिक ठोस। यदि अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा हो गया बेटा? धात्विक ठोस। कौन सा हो गया? धात्विक ठोस। और यदि चौथे की अपन बात करें, चौथा कौन सा हो गया? तो अपने पास हो गया शेष संयोजक, शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। किसके आधार पर? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। कितने प्रकार के हो गए ठोस? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है बेटा? आणविक ठोस। दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस। तीसरा कौन सा है? धात्विक ठोस। चौथा कौन सा है? शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस। वापिस बात करते हैं अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? आणविक ठोस। कौन सा है? आणविक ठोस। दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस। कौन सा है? आयनिक ठोस। तीसरा कौन सा है? धात्विक ठोस। कौन सा है? धात्विक ठोस। और चौथा कौन सा है? शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस। यदि अपन बात करें आणविक ठोस की, यहाँ पे अपन बात करें ये ठोस है, इनके अवयवी कणों की बात करें, अवयवी कण क्या हो सकते हैं? वर्ड से ही पता चल रहा है। आणविक ठोस मतलब किससे मिलकर बने हुए हैं? वर्ड आ रहा है आणविक। आणविक मतलब किससे मिलकर बने हुए हैं बेटा? अणु से। किससे बने हुए हैं? अणु से। दूसरा वर्ड है अपने पास आयनिक ठोस। कौन सा प्रकार है? आयनिक ठोस। आयनिक का मतलब आपको पता चल गया होगा। अवयवी कण क्या होंगे बेटा? आयन। यदि अपन बात करें तीसरे की, एक बार मैं बाद में बात करूंगा, पहले चौथे की कर लेते हैं। शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस। शेष संयोजक मतलब शेष संयोजक बंद होगा, और शेष संयोजक बंद किनके बीच में बनता है बेटा? परमाणु के मध्य। तो यदि इसकी बात करें अवयवी कण की, तो इसका अवयवी कण क्या हो जाएगा बेटा? परमाणु। अब यदि अपन धातु की बात करें कि धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के अवयवी कण क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, धात्विक ठोस के अवयवी कण। यदि अपन बात करें, जैसे धातु ले ली मैंने सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इनके परमाणु क्रमांक 11 है। यदि इसको बढ़ाएं तो सबसे पहले बीच में आएगा धनायन। उसके बाद क्या आएंगे? इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में यदि अपन बात करें तो कितने रहेंगे? कितने होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यदि अपन बात करें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात अपन करते हैं कि धातु के अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुक्त का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। यदि इसमें बात करें अपन इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इनको यदि अपन बात करें तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोल रहे हैं? विस्थानीकृत। कौन से इलेक्ट्रॉन है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। ये देखो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है, और यदि अपन देखें तो इसको अपन बोल सकते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। क्या बोल सकते हैं बेटा? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये विस्थानीकृत और समुद्र जैसे दिखाई दे रहे। इनके बीच में क्या है बेटा? धनावेश। क्या है बेटा? धनावेश। तो इसको अपन बोलेंगे, इसके अवयवी कण क्या हो गए बेटा? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। क्या है बेटा? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। यदि अपन बात करें तो फिर से वापस बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन यदि बात करें आणविक ठोस की, तो अवयवी कण है अणु। आणविक ठोस की बात करें तो अवयवी कण क्या है? अणु। दूसरा यदि अपन आयनिक ठोस की बात करें तो अवयवी कण क्या है? आयन। तीसरी यदि अपन बात करें धात्विक ठोस की बात करें तो क्या है? अवयवी कण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। क्या है बेटा? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। यदि चौथे की बात करें शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस की, तो उसके बीच में क्या अवयवी कण कौन से होंगे बेटा? परमाणु। देख लें एक बार फिर से। आणविक ठोस अवयवी कण क्या है? अणु। दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस अवयवी कण क्या है बेटा? आयन। तीसरा कौन सा है? धात्विक ठोस अवयवी कण क्या है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। चौथा कौन सा है? शेष संयोजक या नेटवर्क ठोस अवयवी कण क्या है? परमाणु। यदि अणु की बात करें तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है अणु कितने प्रकार के होते हैं। यदि अपन बात करें तो एक होता है एधुर्व्य। कौन सा अणु होता है बेटा? एधुर्व्य अणु। दूसरा कौन सा होता है बेटा? ध्रुवीय अणु।
और तीसरा कौन सा होता है, हाइड्रोजन आबंधित अणु। यदि अणु की बात करें तो अणु तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एध्रुवीय। एध्रुवीय का मतलब जिसके अंदर दोनों परमाणु, उस अणु के जो दोनों परमाणु होते हैं उनमें विद्युत ऋणता का कोई भी अंतर नहीं होता है। या यदि अपन बात करें तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू की बात करें तो म्यू बराबर कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब उसमें ध्रुव का निर्माण नहीं होगा, और ध्रुव का निर्माण नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा अणु है, एध्रुवीय अणु। जैसे यदि अपन बात करें, मैंने ले लिया H2, क्या ले लिया, H2। यदि H2 की बात करें तो H और H, यदि H और H है तो इसकी विद्युत ऋणता क्या है, समान है। और यदि विद्युत ऋणता समान है तो इसमें कोई भी ध्रुव निर्मित नहीं होगा, और यदि कोई भी ध्रुव निर्मित नहीं होगा तो इसको अपन कौन सा बोल रहे हैं, एध्रुवीय। समझ में आया, एध्रुवीय। एक और उदाहरण देता हूं, वैसे सारे उदाहरण लिखेंगे, फिर भी मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने बना लिया बेटा CO2, ध्रुवीय नहीं, ये एध्रुवीय ही है। अब आप बात करेंगे कि ये एध्रुवीय कैसे हुआ सर, इनमें तो विद्युत ऋणता का, जैसे ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है। यदि अपन बात करें इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन यदि अपन बात करें इसके द्विध्रुव आघूर्ण की तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर से इधर रहेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर से इधर रहेगा। यदि अपन बात करें तो इनकी दिशा विपरीत है और मापन समान है, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, तो दोनों का मान समान है और दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो इनका मान म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 0। और जैसे ही म्यू बराबर 0 आया तो ये कौन सा हो गया, एध्रुवीय। समझ में आया, एध्रुवीय। अब सर आपको बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय। तो वैसे 11th क्लास में पढ़ा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप उसकी संरचना नहीं बनाओगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय है। चलो आगे बात करते हैं अपन ध्रुवीय अणु की। वैसे अपन वापस इनके उदाहरण देखेंगे सभी के, तब मैं अपन वापस इसके प्रत्येक उदाहरण की चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यदि अपन बात करें ध्रुवीय की, तो ध्रुवीय में यदि अपन बात करें, मैंने ले लिया HCl। यदि HCl लिया तो यहाँ पे इसमें Cl है, यहाँ पे डेल्टा प्लस और इसमें डेल्टा माइनस, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता कि विद्युत ऋणता क्या होती है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत टाइम से किताबें नहीं उठाई, आप पढ़ाई से दूर रहे तो आप भूल सकते हैं। तो क्या होती है विद्युत ऋणता, मैं आपको एक बार बता रहा हूं। सहसंयोजित बंध से जो इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा हुआ है, जो सहसंयोजित बंध बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। वापिस बोल रहा हूं, सहसंयोजक बंध में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। समझ में आ गया। तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अब कुछ वो लोग बोलेंगे सर इस पे प्लस है इस पे माइनस है। नहीं बेटा, ना तो इस पे प्लस है ना इस पे माइनस है। इस पे आंशिक धनावेश है और इस पे आंशिक ऋणावेश है। आंशिक धनावेश का मतलब धनावेश पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण कब होगा, जब ये इसको देगा और वो इससे लेगा। ना तो इसने इसको दिया है ना इसको इससे लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे पहले होने बीच में चाहिए थे, यदि बीच में होते तो दोनों के सेम हो जाता, लेकिन इसकी ज्यादा होने के कारण से ये H है, इससे किसकी तरफ चले गए, Cl की तरफ। Cl ने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किए हैं। ये इसने क्या किया, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, इसका मतलब इस पे क्या बन गया, द्विध्रुव। म्यू ब्रो नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 आते ये कौन सा हो गया, ध्रुवीय। तीसरा यदि अपन बात करें हाइड्रोजन आबंधित की, किस कौन से अणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आबंधित की। इसका मतलब हाइड्रोजन बंध से निर्मित। हाइड्रोजन बंध केवल अपन जो है फोन बनाता है। फोन का मतलब है F प्लस।
फोन में क्या क्या आ जाएगा, एफ ओ और एन। एफ का मतलब है फ्लोरीन, ओ का मतलब है ऑक्सीजन और एन का मतलब है नाइट्रोजन। और फोन के साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अब ये तो सभी को पता ही है कि बिना फोन के काम नहीं होगा। और यदि केवल फोन हो और फोन उठाने वाला या वाली नहीं हो तो इसका मतलब उसके साथ में क्या होना जरूरी है, फोन के साथ में हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ फोन होगा तब भी हाइड्रोजन बंध निर्मित होगा। यदि हाइड्रोजन के साथ फोन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बंध निर्मित नहीं होगा। इसका मतलब अपन बात कर सकते हैं NH3 क्या फोन है क्या, नाइट्रो फोन से क्या आ गया, एन आ गया, और इसमें साथ में क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें फोन और हाइड्रोजन दोनों है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंध निर्मित करेगा। दूसरा ले लिया मैंने H2O, क्या बनाएगा, क्या बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या है हाइड्रोजन, और फोन वालों में से क्या है ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन बंध निर्मित करेगा। और यदि अपन बात करें HF की तो इसमें हाइड्रोजन भी है और फोन भी है, ये भी हाइड्रोजन बंध निर्मित करेगा। अब सर ये हाइड्रोजन बंध होता क्या है, आप इसको बोल रहे हो कि HF है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, HCl है ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। कुछ इंटरनेशनल बुक्स है उसमें HCl को भी हाइड्रोजन बंध बनवाते हैं, आप नहीं बना रहे, अपन तो नहीं बनाएंगे क्योंकि अपनी NCERT बुक के अंदर जो है HCl को हाइड्रोजन बंध निर्मित नहीं माना है, और नहीं माना है तो अपन भी ये अपनी गीता है उसमें जो लिखा है वो सर्वभौमिक सत्य है। तो बताइए सर ये क्या हाइड्रोजन बनाता है, ये क्यों नहीं बनाता। बेटा हाइड्रोजन बंध भी एक तरह का आकर्षण बल ही है, इनके मध्य भी आकर्षण बल है और इसके मध्य भी आकर्षण बल है, लेकिन इनका आकार छोटा तथा विद्युत ऋणता बहुत ही ज्यादा होने के कारण से उस आकर्षण बल की क्या है, प्रबलता ज्यादा है। और द्विध्रुव आकर्षण बल से प्रबलता ज्यादा होने के कारण से ही अपन ने उसको क्या नाम दे दिया बेटा, एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल। अभी अपन बात करेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है, एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल ही है, लेकिन उसकी क्या है, उसकी प्रबलता ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजन बंध। आप देखें दोनों की विद्युत ऋणता इसकी बहुत ज्यादा और आकार भी क्या है, छोटा है। और यदि आकार छोटा और विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसमें ध्रुवता क्या आएगी, ज्यादा, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा बनेगा, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा बनेगा तो ध्रुवता ज्यादा होगी, और ध्रुवता ज्यादा होगी तो उसकी द्विध्रुव आकर्षण बल की प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी। और प्रबलता ज्यादा होने के कारण से अपन बोलते हैं कि वो बंध जो है वो कौन सा बंध हो जाता है, हाइड्रोजन बंध। चलो तो अपन को ये तीनों यौगिक समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु और हाइड्रोजन आबंधित अणु। यदि अपन बात करें आणविक ठोस की तो आणविक ठोस खुद कितने प्रकार का हो गया, कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा कौन सा हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलो इसकी बात करते हैं। पहला हो गया अपने पास ध्रुवीय आणविक ठोस, कौन सा हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा कौन सा हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस, कौन सा हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कितने प्रकार के हो गए आणविक ठोस, 3 प्रकार के। पहला हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अवयविक अणु के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते बेटा, 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, आणविक, दूसरा कौन सा है, आयनिक, तीसरा कौन सा है, धात्विक, और चौथा कौन सा है, सहसंयोजक या नेटवर्क। लेकिन जो आणविक ठोस है वो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। आणविक ठोस कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, क्योंकि अणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा कौन सा है, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। समझ में आया। अरे अभी बात करेंगे वापिस है कि ये ऐसे क्यों है, लेकिन इनके सभी के अवयवीकरण, ध्रुवीय का अवयवीकरण, आणविक है तो क्या रहेगा, अणु,
ध्रुवीय का अवयवीकरण आणविक है तो अणु, और हाइड्रोजन बंध का भी क्या रहेगा, अणु। समझ में आया क्या? इतना थोड़ा ध्यान दे, वापस से देखे आप लोग। वापिस बात कर रहा हूं, ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर, अवयवीकरणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। पहला कौन सा है, आणविक ठोस। दूसरा कौन सा है, आयनिक ठोस। तीसरा कौन सा है, धात्विक ठोस। चौथा कौन सा है, संयोजक या नेटवर्क ठोस। अवयवीकरण क्या है, आणविक ठोस का अणु, आयनिक ठोस का आयन, धात्विक ठोस का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश। संयोजक या नेटवर्क ठोस का अवयवीकरण क्या है, परमाणु। अब चलते हैं आगे, इनके मध्य आकर्षण बल की बात करते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल पहले आसान आसान लेते हैं। आयनिक ठोस है, कौन सा बंध होगा, अरे वर्ड से पता चल रहा है कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। चलो दूसरा धात्विक ठोस है, अवयवीकरण क्या होगा, आपको पता ही है, धात्विक बंध। चौथा संयोजक या नेटवर्क ठोस, हाँ वर्ड से पता चल रहा है कौन सा बंध होगा, संयोजक। ये तो बहुत आसान है सर। अरे बेटा किसी भी सब्जेक्ट को आपको याद करना है, समझना है, तो उसके वर्ड को पकड़े, वर्ड से ही पता चल जाएगा। जैसे धात्विक ठोस है, वो तो बता देंगे, ठीक है। अब आयनिक बंध है, अब अपन बात करें आयनिक बंध की, तो आयनिक बंध कैसे निर्मित होता है आप सभी को पता है। आयनिक बंध दो आयनों के मध्य होगा, और दो आयन के मध्य कौन सा बल होता है ये भी आप लोगों को पता है। आप 12th के पहले ही चैप्टर, फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैंने ले लिया प्लस Q1 और अपन ने ले लिया प्लस Q2, दो आवेश है, क्योंकि आयन में भी एक धनावेश होगा और एक क्या होगा, ऋणावेश होगा। यहाँ पे भी प्लस Q1 और क्या हो सकता है, माइनस Q1 हो सकता है, या Q2 हो सकता है। तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है, इनके मध्य क्या कौन सा बल लगता है, आप लोगों ने पढ़ा है F बरोबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कौन सा बल है ये, गुलामी बल है, ठीक है, जिसको स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या इसमें दोनों में कौन सा होगा, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। लेकिन अपने आयनिक ठोस में एक धनावेश है और दूसरा कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। जैसे मैंने ले लिया मान लो NaCl, NaCl लिया तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये प्लस का Q है और ये माइनस का Q है। इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस है, कौन सा बल होगा, गुलामी बल। यदि अपन बात करें आयनिक बंध, दूसरा इसको नाम अपन क्या दे सकते हैं बेटा, गुलामी बल। तीसरा इसको अपन नाम देते हैं बेटा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। बेटा ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही है, इसकी खोज कूलाम ने की थी, इसलिए इस बल को अपन ने क्या नाम दे दिया, कूलामी बल, जिसका अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या था, A बरोबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके फिजिक्स में काम आएगा, अभी अपने यहाँ केमिस्ट्री में कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अब यदि अपन बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी बात करते हैं, ए ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो यदि अपन बात करें तो अपने को कंफर्म पता है कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध। यदि ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें, ठीक है, ध्रुवीय अणु है तो अपन ने बात की, जैसे एक HCl है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दूसरा HCl ले लिया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इनके बीच में आकर्षण होगा प्लस और माइनस के बीच में। ये क्या बना है बेटा, एक द्विध्रुव, ये भी क्या है, एक द्विध्रुव। दिख रहा है सभी को, इसको बोला जाता है द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन क्रिया। क्या नाम दिया जाता है बेटा, द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन क्रिया, या इसको बोल सकते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इसमें यदि अपन ध्रुवीय की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन क्रिया। चलो ये भी हो गया। यदि अपन ऊपर वाले ए ध्रुवीय की बात करें, जैसे अपन बात करें H2 की, कल भी अपन ने बात की थी H2 H2, जैसे H और H, H और H, ये दो अणु हैं।
अब ये गैस के अणु है, बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है गैस के अणु है H और H, ठीक है। यदि अपन इनकी बात करें सर यहाँ तो कोई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो है नहीं, तो फिर आकर्षण कैसे होगा? तो वही कल वाली बात है कि इनके मध्य कोई भी आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता। यदि ऐसा होता तो कल अपन ने जो स्टोरी बात की थी मोदी जी वाली वही होती। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई तो बल है। उस बल का नाम क्या है? दुर्बल परिक्षेपण बल। कौन सा बल है? दुर्बल परिक्षेपण, मतलब बहुत ही दुर्बल है। इसकी खोज किसने की थी? लंदन ने, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया बेटा? लंदन बल। समझ में आया? वापिस चलते हैं। ए ध्रुवीय के अंदर कौन सा होगा? दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल। ध्रुवीय के अंदर द्विध्रुवीय अन्योन क्रिया। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंध, आयनिक में आयनिक बंध भी बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं कुलामी बल या स्थिरवैधुता आकर्षण बल। यदि धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक बंध, और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजक बंध। थोड़ा रोक जी। ठीक है, ये पूरी टेबल अपन एक साथ बनाएंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप जो है नोट्स बनाएंगे। अभी केवल इसको समझा है, एक एक पॉइंट। जैसे अभी अपन ने पहले ठोस, फिर उसके अवयवीकरण, फिर उसके मध्य आकर्षण बल, अभी इनके भौतिक गुण बात करेंगे। उसके बाद उनके यदि अपन बात करें तो धात्विक की चालकता, प्रतिरोधकता, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इसके उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी टेबल बनेगी, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अभी आपको जरूरत नहीं है, आप एक बार इनको वापस समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसके भौतिक गुण है, यदि अपन बात करें इसकी चालकता की बात करेंगे कि ये चालक है या कुचालक है। उसके बाद यदि अपन बात करें इसके गलनांक और कवचनांक की बात करेंगे कि इनका कवचनांक और गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें इसके भौतिक गुण जैसे कठोर है, मुलायम है। उसके बाद यदि अपन इसके चालकता की जैसे अपन ने बात करी ली, और उसके बाद इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ तक समझे आप लोग, इस वीडियो को देखें, यहाँ तक समझ में आएगा तो अगला सभी इसी पे डिपेंड करता है, आकर्षण बल पे। जितने भी इसके गुणधर्म, वही बात हो गई। मेन चीज अपन ने क्या लिया है? किसके आधार पर? आकर्षण बल के आधार पर। इसका मतलब ये सब किस पे डिपेंड करेंगे? इनके आकर्षण बल पे। तो इसका मतलब यह जरूरी है। तो आप इनको एक बार आकर्षण बल को देखें और आप सोचें कि वो आकर्षण बल प्रबल है कि दुर्बल है। दिमाग से देखें। आप लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि कौन सा बल प्रबल होता है, कौन सा बल दुर्बल है, कौन से ज्यादा दुर्बल है, कौन सा ज्यादा प्रबल है। ठीक है, 11th क्लास में आपने इनके जो द्विध्रुव आकर्षण बल है, अन्योन क्रिया है, इनके बारे में आपने 11th क्लास में, क्योंकि आपने जो रासायनिक बंध चैप्टर है उसके अंदर अन्योन क्रिया के बारे में, जो अणु है उनके बारे में आप पढ़ते, वंडरवाल बल जो उसके अंदर है। ठीक है, तो इस चीज को अपन आगे वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। इसी से धन्यवाद।